आज हम भारवी तथा उनके महाकाव्य किरातार्जुनीयम के विषय में कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे। किरातार्जुनीयम का प्रथम सर्ग आपके द्वितीय प्रश्न पत्र में प्रथम इकाई के रूप में है और महाकाव्य को पढ़ना प्रारंभ करने से पहले हम कवि के विषय में थोड़ी जानकारी लेते हैं। भारवी का नाम आपने अवश्य सुना होगा। भारवी क्योंकि संस्कृत के महाकवियों में गिने जाते हैं। संस्कृत के अधिकांश कवियों के समान भारवी के विषय में भी अधिक जानकारी नहीं है। संस्कृत के कवियों की ये विशेषता है कि वे अत्यंत विनम्र स्वभाव के हैं, प्रसिद्धि से या प्रशंसा की लालसा से दूर रहते हैं, इसलिए अपने विषय में, अपने रचनाओं में वो कोई विशेष जानकारी नहीं देते। तो यही स्थिति भारवी की भी है, उनके विषय में भी हमें अधिक जानकारी नहीं है। बाह्य प्रमाणों के आधार पर भारवी के समय के बारे में विचार किया जाता है और सभी प्रमाणों से ये निर्धारित किया जाता है कि वो लगभग 7वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में हुए होंगे। भारवी के जीवन के विषय में भी अधिक कुछ पता नहीं है, लेकिन उनके विषय में बहुत सारी कहानियाँ प्रचलित हैं। कहानियाँ बड़ी रोचक हैं, उनमें से कुछ के विषय में जानकारी प्राप्त करते हैं। एक कथा के अनुसार वे धारा नगरी के निवासी थे। उनकी माता का नाम सुशीला और पिता का नाम श्रीधर था और ये कहा जाता है कि उनके पिता भी प्रकांड विद्वान थे। भारवी बुद्धिमान थे, अच्छी रचनाएं करते थे, ये पिता जानते थे, लेकिन कहीं पुत्र को घमंड न हो जाए इसलिए वे कभी भी पुत्र के सामने उसकी प्रशंसा नहीं करते थे। भारवी इस बात से बहुत नाराज हो गए। उनको लगा मैं कितना भी अच्छा लिख लूँ, मेरे पिता कभी मेरी प्रशंसा ही नहीं करते। तो एक बार वो नाराज होकर दरवाजे के पीछे छिप गए कि आज मैं पिता को मार डालूंगा। और उसी समय उनके पिता वहाँ पर आए और उन्हें पता नहीं था कि भारवी वहाँ छिपे हुए हैं, इसलिए वो भारवी की माता से भारवी की अत्यंत प्रशंसा करने लगे। तब भारवी अपने सोच पर अत्यंत लज्जित हुए और उन्हें समझ में आ गया कि उनके पिता तो उनकी प्रशंसा ही करते हैं, लेकिन उन्हें घमंड से बचाने के लिए ही वे सामने प्रशंसा नहीं करते, पीठ पीछे प्रशंसा करते हैं। तो उन्होंने पिता से अपने भूल के लिए माफ़ी मांगी। एक अन्य कथा प्रचलित है कि भारवी बड़े अत्यंत तीक्ष्ण बुद्धि थे। इतने तीक्ष्ण बुद्धि थे कि वो जो सुबह लिखते थे शाम तक उसको पढ़ते थे तो वो उनको खुद ही पसंद नहीं आता था और वो उसको फाड़ कर फेंक देते थे। तो अब ऐसे तो वो कैसे कुछ लिखेंगे। तो उनकी माता को बहुत चिंता हुई कि किस तरह से वो रचना कर सकते हैं जब अपना लिखा खुद ही फाड़ते रहते हैं, वो संतुष्ट ही नहीं होते। तो उन्होंने एक विद्वान से इस विषय में उपाय पूछा और उन्होंने उपाय बताया कि रात में उसको भैंस के दूध का दही खिलाओ, उड़द की दाल खिलाओ और इस तरह से भारी भारी खाना खिलाओ तो उसकी बुद्धि कुछ कम होगी और उसको फिर अपना लिखा हुआ पसंद आने लगेगा। तो ये सिर्फ उनकी बुद्धि की तीक्ष्णता को बताने के लिए बनाई गई कथाएं हैं, किंवदंतियां हैं। किंवदंती का अर्थ होता है किम, कुछ वदंती कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं, ऐसा सुना जाता है, कितना सत्य है कह नहीं सकते। और किरातार्जुनीयम के एक श्लोकार्थ को लेकर भी एक कथा प्रचलित है, बहुत प्रसिद्ध कथा है कि एक बार भारवी आर्थिक संकट में फंस गए। तब उन्होंने अपनी पत्नी को कागज के ऊपर अपने श्लोक के 2 चरण आधा श्लोक लिख कर दिया और कहा कि इसे बेचकर कुछ धन अर्जित कर लाओ। तो उनकी पत्नी एक सेठ के घर पहुंची और सेठ घर पर नहीं था। सेठ की पत्नी ने पर्याप्त धन देकर वो श्लोकार्थ खरीद लिया और उसको लिखवाकर अपने कमरे के दीवार पर टांग दिया। सेठ उस समय व्यापार करने के लिए विदेश गया हुआ था। जब सेठ गया उस समय उसकी पत्नी गर्भवती थी, लेकिन तब तक ये बात ज्ञात नहीं हुई थी। पत्नी ने तब तक सेठ को नहीं बताई थी। सेठ के जाने के बाद पत्नी ने एक पुत्र को जन्म दिया और काफ़ी लंबे समय के बाद सेठ व्यापार से जब वापस आया तब तक वो पुत्र काफ़ी बड़ा हो चुका था। तब सेठ ने उनको चकित करने के लिए अचानक बिना किसी सूचना के कमरे में प्रवेश किया, अपने शयन कक्ष में प्रवेश किया। रात्रि का समय था, उसने देखा कि उनकी पत्नी एक युवक के साथ में सोई हुई है। तो सेठ बहुत नाराज हुआ और कुछ अनुचित अनुमान लगाकर उसने तलवार निकाल ली पत्नी का
और उस युवक का वध करने के लिए। तभी उसकी दृष्टि सामने लिखे हुए उस श्लोकार्ध पर पड़ी और वो रुक गया। उसने पत्नी को जगाया और उससे पूछा। तब पत्नी ने बताया कि ये आपका पुत्र है और आपके जाने के बाद इसका जन्म हुआ था। आप इतने लंबे समय के बाद आए हैं कि ये इतना बड़ा हो गया है कि युवा लगने लगा है। सेठ को बड़ी प्रसन्नता हुई कि वो एक बहुत बड़ा अपराध करने से बच गया, अपने परिवार को स्वयं ही नष्ट करने से बच गया। उस कवि के ऊपर बड़ा प्रसन्न हुआ और उसने पत्नी से कहा कि उन कवि को बुलवाओ, मैं मिलना चाहता हूँ। और उसके बाद उसने बहुत सारा धन देके वो श्लोक पूरा करवाया। श्लोक था, सहसा विदधीत न क्रियाम अविवेकः परमापदाम पदम। तो ये अभी प्रथम स्तर का श्लोक है, आप पढ़ेंगे इसको। जहाँ तक भारवी की कृति का सवाल है, भारवी की एक ही कृति है किरातार्जुनीयम और यही उनकी कीर्ति का आधार है। किरातार्जुनीयम एक महाकाव्य है और इसमें 18 सर्ग है। किरातार्जुनीयम का कथानक मूलतः महाभारत से लिया गया है। इसमें पांडवों के वनवास के बाद की अज्ञातवास की कथा है और अज्ञातवास में पांडवों को पता चलता है कि दुर्योधन पूरी तैयारियां कर रहा है कि पांडव वापस आकर अपना राज्य मांगे और यदि युद्ध की स्थिति आए तो अधिकांश राजा दुर्योधन का साथ दें, पांडवों का साथ न दें और अपनी स्थिति को मजबूत कर रहा है। प्रजा भी उससे ही प्रेम करे, उसी का साथ दे, ऐसा प्रयास कर रहा है। तो ये सब जानकर द्रौपदी नाराज होती है, भीम भी नाराज होते हैं, दोनों ही क्रोधी स्वभाव के हैं। लेकिन महर्षि व्यास आकर उन्हें बताते हैं कि आप भी अपनी स्थिति को मजबूत करो, आपको कौरवों का मुकाबला करने के लिए कुछ दिव्यास्त्रों की आवश्यकता होगी और इसके लिए अर्जुन को तपस्या करनी होगी। तो अर्जुन इंद्रकील पर्वत पर जाते हैं तपस्या करने के लिए। वहाँ वो इंद्र की तपस्या करते हैं। इंद्र उन्हें सुझाव देते हैं कि वो शिव की तपस्या करें। शिव को प्रसन्न करने के लिए अर्जुन तपस्या करते हैं और शिव एक किरात का वेश बनाकर अर्जुन की परीक्षा लेते हैं और परीक्षा में सफल होने पर शिव प्रसन्न होकर अर्जुन को पाशुपत अस्त्र देते हैं। तो किरात के रूप में शिव ने अर्जुन से युद्ध किया था। उस घटना के आधार पर ही किरातार्जुनीयम महाकाव्य का नामकरण किया गया है। अलंकृत काव्य शैली का प्रारंभ किरातार्जुनीयम से ही माना जाता है। बृहत्त्रयी में 3 महाकाव्य माने जाते हैं, बृहत्त्रयी, लघुत्रयी और बृहत्त्रयी। ये 3 नाम आपने सुने होंगे, सामान्य ज्ञान का प्रश्न है। लघुत्रयी में कालिदास के 3 काव्य हैं, रघुवंशम, कुमार संभवम और मेघदूतम। और बृहत्त्रयी में किरातार्जुनीयम है एक, फिर इसके बाद में माघ का शिशुपाल वधम है और श्रीहर्ष का नैषधीय चरितम है। भारवी ने किरातार्जुनीयम में अपने राजनीति विषयक ज्ञान का अच्छा प्रदर्शन किया। उनको राजनीति ज्ञान का प्रकांड पंडित समझा जाता है और भाषा पर भारवी का अधिकार था, इसलिए उनका अर्थ गौरव भी प्रसिद्ध है, जिसको हम हिंदी में कहते हैं गागर में सागर भरना, कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक अर्थ को कह देना। और ये सूक्ति प्रसिद्ध है, भारवेर अर्थ गौरवम। भारवी के महाकाव्य में अगर रसों की बात की जाए तो श्रृंगार इत्यादि बहुत सारे रसों का प्रयोग है, लेकिन वीर रस उसमें प्रधान है। छंदों के प्रयोग में भी भारवी कुशल हैं, अनेकों छंदों का प्रयोग किया है, लेकिन क्योंकि उनका विषय मुख्यतः राजनीति से संबंधित है और राजनीति के वर्णन के लिए वंशस्थ छंद को सबसे उपयुक्त माना गया है और वंशस्थ छंद के प्रयोग में भारवी से कुशल कोई नहीं। भारवी ने बहुत कुशलतापूर्वक वंशस्थ छंद का प्रयोग किया है। अलंकारों के प्रयोग में भी भारवी कुशल हैं और अलंकार उनके काव्य में अपने आप सहज रूप से भी आए और उन्होंने प्रयास पूर्वक भी अलंकारों का प्रयोग किया है। भाषा पर उनका पूरा अधिकार था, भाषा को लेकर वो बहुत सचेत भी हैं, प्रकांड विद्वान हैं और भाषा के विषय में उनके अधिकार को चुनौती देना कठिन है। उन्होंने अपने भाषा ज्ञान को प्रदर्शित करते हुए केवल एक वर्ण का प्रयोग करते हुए एक ही व्यंजन का प्रयोग किया है। स्वर अनेक हैं लेकिन व्यंजन का एक का ही प्रयोग किया है और एक
सार्थक श्लोक की रचना की है। उसकी एक पंक्ति देखिए, न नो नुन्नो नुन्नो नो नाना नाना नना ननु, ये पहली पंक्ति है। तो केवल न वर्ण का प्रयोग करके उन्होंने पूरा श्लोक रच दिया है। तो उनके काव्य को नारिकेल संमित कहा जाता है। नारिकेल, नारियल, नारियल के समान। जैसे नारियल के ऊपर कठोर आवरण होता है और अंदर से मीठा फल निकलता है, ऐसे ही कहते हैं कि भारवी की कठिन भाषा को यदि समझ लिया, एक बार उसको तोड़ लिया कठोर आवरण को, फिर उसके अंदर जो अर्थ, सुंदर अर्थ, मधुर अर्थ रूपी फल मिलता है, उसका आस्वादन करके व्यक्ति प्रसन्न हो जाता है। और भारवी ने जो अलंकृत भाषा शैली का प्रयोग प्रारंभ किया था, बाद में उनके बाद आने वाले कवियों ने, परवर्ती कवियों ने उसका अनुकरण किया और ये प्रवृत्ति बढ़ती ही चली गई है। भारवी ने 18 सर्गों के महाकाव्य, विशालकाय महाकाव्य 18 सर्गों के महाकाव्य की रचना की, तो माघ ने उनसे 2 सर्ग आगे बढ़कर 20 सर्गों के महाकाव्य की रचना की, और फिर श्रीहर्ष उनसे भी आगे बढ़ गए, उन्होंने 22 सर्गों के महाकाव्य की रचना की। और ये अलंकृत काव्य शैली, चित्र काव्य, ये सब यहीं से प्रारंभ हो जाता है। लेकिन जो भारवी का अर्थ गौरव है वो बहुत प्रसन्नता देने वाला है, बहुत सरस है। और जो प्रथम सर्ग आपके कोर्स में है, वो उसमें भाषा भी कोई बहुत कठिन नहीं है। उसमें जो वनेचर है, अज्ञातवास का समय है। अज्ञातवास में युधिष्ठिर अपने भाई और द्रौपदी के साथ में वन में विद्यमान है, और क्योंकि अब बस 1 ही वर्ष बचा है, इसके बाद इन्हें हस्तिनापुर लौटना है, तो इसलिए युधिष्ठिर एक वनेचर को गुप्तचर के रूप में हस्तिनापुर भेजते हैं ताकि वो दुर्योधन के कार्यकलाप की जानकारी ला सके। वनेचर आकर बताता है सब कि दुर्योधन किस प्रकार नीतिपूर्वक शासन कर रहा है और अपनी जड़ें मजबूत करता जा रहा है, राज्य पर अपनी पकड़ जमाता जा रहा है, दृढ़ करता जा रहा है। ये सब जब द्रौपदी सुनती है तो अत्यंत क्रोधित होती है। सभा में उसका जिस प्रकार से अपमान हुआ था वो उसको कभी नहीं भूल सकती। तो दुर्योधन की सफलता के विषय में सुनकर, वो राज्य पर अपनी पकड़ मजबूत कर रहा है, इसको सुनकर द्रौपदी अत्यंत क्रोधित हो जाती है, और फिर वो अपने राजनीतिक ज्ञान का प्रदर्शन करते हुए कितना नीति को जानती है, वो युधिष्ठिर को समझाते हुए, अनेक प्रकार से समझाते हुए उन्हें युद्ध के लिए प्रेरित करती है। इस तरह के वचन कहती है वो जो नीति सम्मत भी हैं, जो क्रोध भरे भी हैं, जो उकसाने वाले भी हैं, जिससे कि युधिष्ठिर अपनी शांति प्रियता को छोड़कर, अपनी शांति की नीति को छोड़कर युद्ध के लिए तैयार हो सकें। तो ये प्रथम सर्ग का कथानक है कि वनेचर आता है युधिष्ठिर के पास, उन्हें सारी सूचनाएं देता है। उनको सुनने के बाद में द्रौपदी बहुत नीतिपूर्ण ढंग से, लेकिन उकसाते हुए, क्रोध दिलाते हुए युधिष्ठिर को युद्ध करने के लिए प्रेरित करती है।